स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को आरक्षण क्या है और वो कैसे दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसके बारे में बताया था कि इससे कैसे समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो आज उसी की कड़ी में हम लोग दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें ये आपको बताया जाएगा कि आरक्षण जब दे दिया जाता है तो मेरिट की गणना कैसे की जाती है। जैसे आजकल बहुत सारे कैटेगरी हो गए हैं, जैसे में अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एक लास्ट वुमेन का आता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वुमेन का इसलिए इसमें नहीं डाला गया है क्योंकि उन लोगों का रिजर्वेशन 33% या कहीं कहीं 50% तक मिलता है, तो उन लोगों के सीट पे तो कोई दूसरा आदमी जा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में सेट कर दिया गया है, जो दिखाया गया है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं एक परफॉर्मा, उसके अनुसार कि अनरिजर्व मतलब होता है सामान्य, जनरल का सीट। जनरल का सीट अगर मेल के लिए 4 है और फीमेल के लिए भी 4 है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें बीसी और ईबीसी 2 बन गए हैं बिहार में, लेकिन अनदर जो भी केंद्र सरकार की वैकेंसी आती है उसमें ओबीसी के रूप में ही उनको जाना जाता है। इसमें मेल को भी 3 सीट है और फीमेल को भी 3 सीट है, देख लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, आजकल जो 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण मिला है उनको उनके सीटों के लिए बताया गया है कि 2-2% उनको 2-2 सीट मिला है, ठीक है। उसका एससी, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, उनको भी मेल में 2 सीट दिया गया और फीमेल में 2 सीट दिया गया। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें भी मेल में 1 सीट है और फीमेल में 1 सीट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो टोटल सीटों की संख्या हो गई 24। अब हम लोग देखते हैं कि मेरिट की गणना कैसे की जाएगी जिससे सभी को जॉब मिल जाए, या अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं या कोई भी चीज़ जहाँ पे मेरिट वाइज होता है उसके परसेंटेज पे डिसाइड होता है, तो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अनरिजर्व का मान लेते हैं अगर 80% जाता है मेरिट पे, मतलब हाई जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओबीसी का 75 जाता है, ईडब्ल्यूएस का 74 जाता है कट ऑफ, और एससी का 65 जाता है, एसटी का 60 जाता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये फॉर्म भरने वालों की संख्या और उनके जो लाए गए नंबर है उसके आधार पर ये मेरिट का डिसाइड किया गया है, ठीक है, रोस्टर सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे जैसे अनरिजर्व का 80% मेरिट गया है, तो अगर अनरिजर्व का 80% गया है तो जो भी सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी है या सामान्य कैटेगरी के साथ ही साथ अलग जो ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के या एसटी कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं मेल में, उनको अनरिजर्व में भेजा जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर अनरिजर्व का मेरिट 80% है और किसी दूसरे वर्ग को 80% से एभव आता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में ज़रूर सेलेक्ट होगा। लेकिन इसके लिए भी क्राइटेरिया, अब क्या क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं। अगर अनरिजर्व का एज 37 ईयर्स है, अगर फॉर्म भरने का एज लास्ट एज 37 ईयर्स दिया गया, मतलब मान लीजिए 20 से लेके और 37 तक इसमें दिया गया है, और ओबीसी को हमेशा +3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस को कोई नहीं है, ये बराबर है जनरल के बराबर ही रहता है, तो इसमें तो कोई रिलैक्सेशन एज का नहीं है। एससी का 65 मतलब इसको 5 ईयर का दे दिया जाता है रिलैक्सेशन, और इसको भी 5 ईयर का दिया जाता है। मतलब कि आप लोग अगर मान लीजिए ये 37 तक भर सकता है तो ओबीसी इसको 40 ईयर्स तक भर सकता है, एससी इसको 45 तक और एसटी भी 45 तक इसको फिल कर सकता है फॉर्म को। लेकिन जब उसका सिलेक्शन अगर जनरल वर्ग में होगा तो उसकी एज भी 37 ईयर ही रहनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो मेरिट है वो 80% से अधिक होगा, तभी ही उसको हम जनरल कैटेगरी में डालेंगे। अन्यथा अगर वो अपने कैटेगरी से जाता है, जैसे बीसी में अगर वो है, ओबीसी में अगर वो है और उसकी एज अगर हो गई है 40 ईयर्स और उसका मेरिट चला गया है 85%, तो भी उसका सिलेक्शन उसी के कैटेगरी में होगा, उसका सिलेक्शन अनरिजर्व में नहीं होगा, क्योंकि अनरिजर्व में होने के लिए उसको अनरिजर्व का पूरा क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है, ठीक है। अब उसी के आगे अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि अगर मेरिट लिस्ट वर्टिकल रिजर्वेशन के अनुसार बनता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कल आपको मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल में जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और वो ऊपर नीचे जैसे उसमें स्वतंत्रता सेनानी को
कोई अगर विकलांग है या दिव्यांग है तो उनको, महिलाओं के लिए, तो ये सब आरक्षण उसमें दिया जाता है। लेकिन जो आप लोग का ये आता है दूसरा वर्टिकल में, तो वर्टिकल में लाने के लिए क्या होता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन में आने के लिए वहाँ सिर्फ 27% जैसे ओबीसी को मिल गया है, 10% ईडब्ल्यूएस को मिल गया है, इसको वर्टिकल में हम लोग जानते हैं। तो वर्टिकल में जो आता है ना, उसमें उसके स्टूडेंट्स को, कैटेगरी को आने के लिए उसको क्या करना होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी को फुलफ़िल करता है तो उसके बाद ही वो चला जाएगा जनरल में, नहीं तो वो नहीं जाएगा। इसको आगे हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कैटेगरी का है, जैसे ईडब्ल्यूएस का है, जनरल, उसके बाद ओबीसी का है, एससी का है और एसटी का है, और उसको अगर जनरल कैटेगरी में जाना है तो उसको पूरा फुलफिल जनरल के अनुसार ही करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं महिलाओं के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का भी सीट दिया गया है, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ 33% का, ठीक है, और कहीं कहीं पे 50% भी दिया गया है। तो इनका जो सीट होगा इस पे किसी भी पुरुष को तो नहीं डाला जाएगा, आपको पता ही है, और उस सीट पे उसी वर्ग की महिलाओं को जॉब मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अनरिजर्व की 4 सीट है लेकिन महिलाएं इसकी 3 उपलब्ध है, और यहाँ पे ओबीसी की अगर 3 सीट है, यहाँ पे 2 ही महिला उपलब्ध है, ईडब्ल्यूएस की 1 ही महिला उपलब्ध है, एससी की 1 ही है और एसटी की 1 ही महिला उपलब्ध है। तो जो जो सीट बच गया है उस सीट पे जब अगले बार बहाली किया जाएगा तो इन सारे सीटों को जोड़कर, अगर मान लीजिए 5 सीट हुआ तो इस 5 सीट को फिर पुनः सारे में बांटा जाएगा, ना कि जिस कैटेगरी का सीट खाली है उसी कैटेगरी की महिलाओं को वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको फिर इक्वल माना जाता है और फिर उसको कैटेगरी वाइज डिसाइड किया जाता है, उसके बाद इसका किया जाता है। तो यहाँ तक में आपको यही समझ में आया होगा कि जो ये कैटेगरी व्यवस्था किया गया है और रिजर्वेशन का जो व्यवस्था किया गया है उसमें फ़ायदे के साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी है। इसमें अधिकतर नुकसान जनरल कैटेगरी का होता है, क्योंकि उन लोगों में जिनका मेरिट आ गया ज़्यादा तो वो तो अनरिजर्व में चले जाते हैं और उनके पास कोई भी कैटेगरी डिसाइडेड पहले नहीं था ईडब्ल्यूएस के पहले, तो उनमें अधिकतर जॉब होने की संभावना कम ही होती थी। अधिक से अधिक मेरिट लाना पड़ता था, उसमें भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति को उनसे ज़्यादा आ गया तो वो अपने जगह पे तो सिलेक्ट होता ही होता था, नहीं अगर होता था, अगर जनरल में हो गया तो हो ही गया, अगर नहीं हुआ तो वो अपने कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाता, लेकिन जनरल वालों के पास ऐसा ऑप्शन उपलब्ध नहीं था। तो जैसा देखा जाए तो रिजर्वेशन सिस्टम के अनुसार यही है, और हमें इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा और अपनी तैयारी को इसी तरह आगे ले चलना होगा, क्योंकि हमारा भविष्य इसी पर निर्भर है। जैसा हम लोग पढ़ाई करेंगे, जैसा मेहनत होगा उसी के अनुसार मार्क्स आएगा और मार्क्स पे कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके बाद हमारी जॉब सुनिश्चित होगी कहीं ना कहीं। तो अगला वीडियो हम लोग फिर नेक्स्ट डे बनाते हैं और उसमें आप लोगों को मैं दूसरे किसी सब्जेक्ट के विषय में आपको बताऊँगा, किसी इशू के बारे में। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।